पार्टी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराएंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ईएम वेव्स। इससे पहले की 7 वीडियोस में हम लोगों ने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद एवरी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, और आज भी सेम उसी पैटर्न में हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ईएम वेव्स होता क्या है और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो, पहले एक चीज समझ लेते हैं। इस चैप्टर में बेटा ईएम वेव्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग। एक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, और एक इसमें आता है कि ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और फिर इसमें थर्ड आता है ईएम स्पेक्ट्रम। बस छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब एक चीज समझो कि हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्ज एट रेस्ट के कारण। ठीक है, फिर हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था करंट के कारण। उसमें क्या हो रहा था बेटा? उसमें मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक समझ में आया? ये कब है? जब हमारा चार्ज किस में होगा? मोशन। कोई दिक्कत इतने में? अच्छा, अब ये चैप्टर 1 में पढ़ा, चैप्टर 4 में पढ़ा बेटा। चैप्टर 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा था फैराडेज लॉज में, है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसका मतलब कि हमारा EMF आ रहा है कब? जब मैग्नेटिक फील्ड, या कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। पढ़ा था? ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक हमने पीछे 4 चैप्टर्स में क्या पढ़ लिया है? पीछे के 6 चैप्टर्स में पहले में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारी जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हमारे मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि अच्छा, अगर हमारा जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं? ठीक है, और यहीं से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट समझेंगे इस चैप्टर में, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज रेस्ट पे हो, मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा करंट होता है, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कब प्रोड्यूस होती है बेटा? वो प्रोड्यूस होती है जब हमारा चार्ज क्या हो? एक्सेलरेटिंग हो। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। कहने का मतलब, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। देखो बेटा, एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब मानो कि मेरा जो सर्किट है ना उसमें कैपेसिटर लगा है। अब एक बात बताओ कि मेरे सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा है तो यहाँ पे तो बीच में क्या है? स्पेस है ना, तो ये जो सर्किट है वो तो कॉन्टिन्यूस हुआ ही नहीं। अगर ये सर्किट कॉन्टिन्यूस हुआ ही नहीं तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि भाई यहाँ से करंट आई गया और यहाँ पे करंट आई आया? तो फिर तो ये चीज भी गलत हुई, क्योंकि सर्किट हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। तो मैक्सवेल ने इस चीज को एक्सप्लेन करा था। आई बात समझ? तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में गैप है, यहाँ पे भी करंट होता है, और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो करंट किसके कारण आता है? चेंजिंग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण। आई बात समझ? चलो अब समझ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बेटा? वो करंट विच कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद द टाइम। ठीक है, चलो देखो,
ये मेरा कैपेसिटर था और यहाँ पे करंट है आई। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लिखते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। लेकिन इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है, गैप। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, फिर कहने का मतलब सर्किट क्या डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाना चाहिए था, सर्किट में आगे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी करंट है और वो सेम वैल्यू का ही करंट है। तो कहने का मतलब मेरे को ये प्रूव करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो मेरा सिंपल कंडक्शन करंट होता है वो दोनों करंट की वैल्यू इक्वल है आपस में। इज इट क्लियर? ये प्रूव करने को भी आता है पेपर में और आपको समझने के लिए भी करना पड़ेगा कि हमारा जो है यहाँ पे देखो होगा क्या। जब यहाँ पे हमने इसे बैटरी से कनेक्ट करा है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, इनिशियली ये अनचार्ज कैपेसिटर था, तो जब बैटरी से कनेक्ट करा तो ये कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा, चार्ज। जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस जो है वो चेंज होंगे ना, मतलब स्टार्टिंग में वो अनचार्ज था, फिर धीरे धीरे करके उसे चार्ज होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो चेंज हो रही होगी। जब चार्जेस चेंज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और वो चेंजिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आई बात समझ? चलो, अब यहाँ पे जो करंट होगा जिसे हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, वो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो मैं सिंपल कंडक्शन करंट बोल रही हूँ वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक, चलो देखो, अगर मैं इसकी मॉडिफाइड फॉर्म लिखूं एम्पियर सर्किटल लॉ की तो वो ये होगी, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है बेटा, अभी पीछे बताया था, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। चलो देखो, तो सबसे पहले मैं फ्लक्स लिख लेती हूँ। फ्लक्स कितना होता है बेटा, फ्लक्स होता है ई डॉट ए के बराबर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। गॉस थ्योरम ने हमने निकाली थी, प्लेट की वजह से फील्ड वो आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दो प्लेट्स के बीच में फील्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट ए से कैंसिल, फाई किसके बराबर आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कितना हो गया ये, आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, एक और एप्सिलॉन नॉट बाहर था ऑलरेडी, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। तो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी क्यू बाय डी टी। तो आई डी किसके बराबर आ जाएगा, आई। इतनी बात समझ में आई? देखो, एक बार स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट करंट में पूरा समझा देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या है बेटा, वो करंट जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होगा, ठीक है। किसके कारण आया, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अच्छा, अब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण क्या प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता लगा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई थी, यहाँ पे क्या है बीच में, डिस्प्लेसमेंट करंट। वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कोई, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। और दूसरी चीज ये बेटा, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है ना, और वो चीज मैंने प्रूव भी कर दी है, आई करंट था और यहाँ पे भी जो करंट है वो आई डी, दोनों के दोनों क्या है आपस में, सेम। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, करें अब आगे। चलो, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके, डिस्प्लेसमेंट करंट के। सबसे पहले तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने करा था मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आएगा, सेम ऐसी डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा। आई बात समझ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब या तो ई में चेंज हो या फिर एरिया में चेंज हो। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए। अच्छा, दूसरी चीज, ये सिंपल हमारा जो कंडक्शन करंट है उसकी तरह स्टडी कंडीशंस में नहीं होता, ये किस में हो रहा है? जब हमारा चेंज हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर प्लेट टू अदर। और ये अभी हमने पीछे प्रूफ भी करा है कि हमारा जो सिंपल कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों आपस में क्या है? इक्वल। थर्ड देखो, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इज इट क्लियर? चलो, अब हमारे मैक्सवेल जो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, गॉस थ्योरम पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉज, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा था। हमारे वो जो चारों लॉज हमने पढ़े थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ, वो जो चारों लॉज हैं वो मैक्सवेल ने उन्हें एक तरफ एक मतलब जैसे सम अप करके दे दिया है हमें, ठीक है। और एम्पियर में जो मॉडिफिकेशन थी वो मॉडिफिकेशन बता दिया। तो सबसे पहले मैक्सवेल की चार इक्वेशन है, उन चार इक्वेशन में पहली इक्वेशन क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा ये चारों आपने पहले से पढ़ी हुई है। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले क्या आता है? याद है, ये हमने पढ़ा था E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वही गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इस मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा देखो, दूसरा है क्या है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा? B डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है ना, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लो ये मैग्नेट था, ये नॉर्थ और ये साउथ, मैं इसको बीच में से ब्रेक भी कर दूंगी तो इसका ये वाला एंड क्या बन जाएगा? साउथ, और इस वाले का ये वाला एंड क्या बन जाएगा? नॉर्थ। कहने का मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे B डॉट डी एस क्यू या क्यू एम कुछ नहीं आया, क्या आया? 0 आया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है लेकिन मैग्नेट के टाइम पे मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो B डॉट डी ए किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अच्छा नेक्स्ट देखो, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने पढ़ा था। E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये जो E है ये किसके बराबर होता है? E डॉट डी एल। ये हमने प्रूफ तो कर रखा है सेकंड चैप्टर में। बेटा देखो ये वाला जो चैप्टर है ना वो तब तो इजी लगता है अगर पीछे के सारे चैप्टर्स आते हो, अगर पीछे के नहीं आते तो ये वाला चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। कहने का मतलब इसमें सारी चीजें तो पीछे से आ रही हैं तो फिर समझ नहीं आएगा। अब अगर मैथ्स होती है तो चलो कोई नहीं, थर्ड चैप्टर नहीं आया, फोर्थ चैप्टर करना है, कुछ कुछ फॉर्मूले याद कर ली, बात बन जाती है। फिजिक्स में क्या है, पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आगे भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ तो हमने अभी पढ़ा था, B डॉट डी एल किसके बराबर होता था? म्यू नॉट आई, और अब ये जो आई है वो कितना हो जाएगा? I प्लस आई डी, ठीक है। और अगर वैल्यूज पुट करना चाहो तो आई डी का ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, ठीक। चलो आगे करें। नेक्स्ट देखो, मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैक्सवेल की प्रेडिक्शन थी किसके लिए? ईएम वेव्स के लिए। सबसे पहली चीज देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे ये बात समझ, ये जो अभी पीछे मैंने समझाया वही है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज। ये वो वेव है जो किसके कारण है? एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण। और एंड which propagates through the space as the coupled electric and magnetic field, जो कि oscillate करेंगी perpendicular to each other। बेटा ये ग्राफ देखो बहुत अच्छे से, देखो यहाँ पे ये जो दोनों वेव्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोपोगेट कर रही हैं? एक्स एक्सिस में। अच्छा, ये ऑसिलेट कहाँ कर रही है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रही है? वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों के तीनों ही हमेशा आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस में तो ऑसिलेट करेगी वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। कहने का मतलब जो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? चलो
अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो पीछे मैंने ग्राफ बनाया ना उसकी इक्वेशन, ये वेव की जनरल इक्वेशन होती है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वही लिखा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा है तो इसलिए ई नॉट लिखा है। देखो ये जो होता है ना के एक्स, यहाँ पे जो एक्स है ना ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे थे, एक्स एक्सिस में, और ऑसिलेट कौन सी डायरेक्शन में कर रहे थे, वाई एक्सिस में, तो ऑसिलेशन की डायरेक्शन जे कैप, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक्स। इज इट क्लियर? सेम ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पे चल रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा था जेड एक्सिस में, प्रोपोगेट कर रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पे जो k है वो बेटा वो किसके बराबर होता है, k इज इक्वल टू 2π/λ और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। और अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो निकालूं तो किसके बराबर आता है, c के बराबर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है बेटा, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम। तो एनर्जी डेंसिटी सबसे पहले क्या होगी, देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होती है कि जो भी एनर्जी होगी किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, कहाँ पे, थ्रू विच द वेव ट्रेवल्स। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि कितनी एनर्जी वहां पे होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो आगे समझ, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, एनर्जी को किससे डिनोट करा, यू से, एरिया को ए से, टाइम को टी से। कोई दिक्कत इतने में? ये जो स्मॉल यू है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कहाँ से आएगा, मान लो कि मैं इसे ऊपर लेंथ से मल्टीप्लाई और नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। ये u बाय वॉल्यूम स्मॉल u से डिनोट कर दिया, और l बाय टी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। आ गया समझ? नेक्स्ट देखो मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। मोमेंटम ऑफ ईएम वेव किसके बराबर होता है बेटा, P इज इक्वल्स टू यू बाय सी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। वहां पे हम एनर्जी को ई से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे यू से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर हमारी जो वेव है वो आई और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, डबल। तो मोमेंटम विल बी डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू 2u बाय सी। ये याद हो तो हमने पढ़ा था क्लास 11th में, चेंज इन मोमेंटम जो करते थे। तो अगर जो तुम्हारी कोई भी बॉल वगैरह होती थी वो आए और वापस रिफ्लेक्ट बैक कर गए, तो मोमेंटम क्या हो जाता था, 2 टाइम्स ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल का चेंज निकालोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता था, इसीलिए यहाँ पे भी सेम ऐसी, अगर जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है साथ के साथ, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2u अपॉन में c। अच्छा नेक्स्ट क्या निकालना है हमने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ईएम वेव। देखो बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ईएम वेव का मतलब सिंपल ऐसे समझो, अगर हम वैसे भी प्रेशर पढ़ते तो क्या ही पढ़ा कि कोई चीज नीचे गिराई हमने, उसने कितना प्रेशर अप्लाई करा उस फर्श पे या जहाँ पे भी हमने गिराया उसे, वही सेम ये चीज है। जो भी हमारी ईएम रेडिएशन फॉल होगी सरफेस पे, तो वो जो सरफेस है वो कितना प्रेशर फील करेगा, वही क्या है, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, इंटेंसिटी पर यूनिट सी, इंटेंसिटी बाय सी। इज इट क्लियर? चलो अब आता है सेकेंड टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ये पहले भी समझा दी है, तो उसी में से ये बस एक जगह सम अप कर दिया है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, किसके कारण प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटेड चार्जेस के कारण। दूसरी चीज, कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है किससे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। अभी पीछे ग्राफ भी बना के समझाया था ना, वही है ये। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन दी सेम फेज। दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करेंगी किस में करेंगी, सेम फेज में। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन दी फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, n टाइम्स डिक्रीज, v इज इक्वल्स टू c बाय n।
आया समझ? और सी को हम किससे लिखते हैं, 1/μ0 ε0 भी होता है रूट में, और अगर मान लो कि मीडियम होगा तो μ0 ε0 की जगह पे क्या आएगा, म्यू और एप्सिलॉन। ठीक है, देखो ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आया है। ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/√μ0 μr ε0 तो यहाँ पे जो 1/√μ0 है ना, वो क्या बन जाएगा ऊपर से c, तो ये आ जाएगा c/√μr ε0, और √μr किसके बराबर होता है, n के बराबर। नहीं भी समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना समझ लो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय n टाइम्स। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखो, ये भी अभी हमने पीछे करा था ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और वो किसके बराबर होता है, 1/√μ0 अभी ऊपर भी पढ़ा है। इज इट क्लियर? ये सारे प्रॉपर्टीज वही है जो अभी हमने पीछे करी थी। अच्छा, ये 6th प्रॉपर्टी देखो बेटा इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो बोला कि हम ये हमारी एनर्जी होगी ईएम वेव की, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी एनर्जी होगी और जो भी मैग्नेटिक पार्ट के कारण एनर्जी होगी, उन दोनों का क्या होगा, वो सम होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी थी, 1/2 E², और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी थी, B02/2μ0, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, ये हमारा आ गया दोनों की वजह से एनर्जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में यही पढ़ने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें यही है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ईएम वेव अगर मुझे ओमेगा और के की टर्म्स में लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, c = ω/k। ठीक, चलो अब आगे करें। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वाले चैप्टर से ना बेटा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें वेव की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। वेव की इक्वेशन पता है तो हमें उसकी डायरेक्शन, प्रोपोगेशन की, ऑसिलेशन की समझ में आनी चाहिए। और अभी हम ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जरा सा तो चैप्टर यही है। हमें मैग्नेटिक फील्ड दी है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज गिवन बाय बी वाई, और बी की जनरल इक्वेशन कितनी होगी, B0 साइन kx जो भी होगा और ओमेगा टी। ठीक है, देखो मैं इसमें ना जो पूछा है वो तो करेंगे, लेकिन जो नहीं भी पूछा वो बता देती हूँ। ये वाली जो हमारी वेव है बेटा वो कहाँ प्रोपोगेट कर रही है, -z में। देखो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना kz - ω/t, तो इसका मतलब +z होता। अभी क्या लिखा है, kz + ω/t, इसका मतलब कि -z है। ये जो z है ये इसकी है क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, और ये जो b है, by लिखा है ना, तो इसका मतलब ये जो y गिवन है इसका मतलब ये क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। आया समझ? ठीक है, अगर मैं इसको जनरली कंपेयर करूं तो B0 किस किस के बराबर है, B0 = 1.2 है या 12 है, 12 है, 12 × 10⁻⁻8। और K की वैल्यू कितनी है बेटा, K = 1.20 × 10⁻7, और ओमेगा कितना है, 3.6 × 10⁻50। ठीक है, चलो अब इसने पूछा गया है हमसे, दी एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितनी एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट होगी किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो फर्स्ट पार्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी थी, अभी हमने करा था, EB = B0² / 2μ0। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, B0 की वैल्यू कितनी थी, 12 × 10⁻⁻8
होल स्क्वायर अपॉन में 2 और म्यू नॉट कितना होता है याद है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। इज इट क्लियर? सॉल्व कर लोगे इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 5.73 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 और जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि पूछा क्या है एनर्जी डेंसिटी ना, इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है ओमेगा बाय के, सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 और के कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, कितना आ जाएगा ये, सी की वैल्यू कितनी आ गई है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? देखो बेटा ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आनी भी यही चाहिए थी, क्योंकि इसने किसी मीडियम में तो ट्रेवल कराया नहीं है, बोला नहीं है क्वेश्चन में। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एनर्जी की यूनिट कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की यूनिट कितनी होती है जूल और पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब आए हैं हम इस चैप्टर के एकदम लास्ट टॉपिक पे और चैप्टर खत्म फिर इसके बाद। अब इसमें क्या है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ठीक है, उनको एक ऑर्डर में लगाएंगे। ऑर्डर क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब मैंने उनका ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम वेव अकॉर्डिंग विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो देखो बेटा यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने ट्रिक लिख दी है। ट्रिक किसके लिए कि ईएम स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, तो गाड़ी का जो जी है वो किसको डिनोट कर रहा है गामा रेज को। उसके बाद एक्स किसको डिनोट कर रहा है एक्स रेज को। यू किसको डिनोट कर रहा है अल्ट्रा वायलेट। वी विजिबल लाइट। आई एन का मतलब इंफ्रारेड। एम का मतलब माइक्रोवेव और आर का मतलब क्या है बेटा रेडियो वेव्स। इज इट क्लियर? ये मैंने किस ऑर्डर में लगाई है, जो गामा रेज होती है ना इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तक। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे कम, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है लोएस्ट वेवलेंथ, कहने का मतलब गामा रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हाईएस्ट, वेवलेंथ क्या होती है मिनिमम। क्यों होती है देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है सी बाय लैम्डा, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है इनवर्स डिपेंडेंस है। आई बात समझ? करें अब आगे। अब हमने बेसिकली करना क्या है ना बेटा, ये जो हमें सातों दे रखी है वेव्स, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हमारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो कि हमें फूड प्रिजर्व करना है तो कौन सी वेव्स यूज होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ रेंज है वो कितनी है 10 रेज टू द पावर -14 टू 10 रेज टू द पावर -10। बेटा ये याद करना ही पड़ेगा, या तो वेवलेंथ याद करो या तो फ्रीक्वेंसी याद करो, दोनों में से एक तो लर्न करनी पड़ेगी। फिर तो बाकी हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ना सी बाय लैम्डा, तो वहां से निकाल लेंगे रेंज। लेकिन एक तो याद करोगे तब तो दूसरा आएगा ना, क्योंकि सी तो फिक्स्ड है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, तो लेकिन दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। अच्छा इसका सोर्स क्या होता है बेटा, गामा रेज कब प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर रिएक्शन से। ये ना पहले हमारे सिलेबस में था रेडियो एक्टिव डिके लास्ट चैप्टर में न्यूक्लियाई वाले में, लेकिन अब वो भी सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो अभी बस इतना समझ लो कि गामा रेज कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी या फिर न्यूक्लियर डिके होता है ना रेडियो एक्टिव डिके, उस टाइम पे। ये इसके सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि गामा रेज कहाँ यूज होती है बेटा, गामा रेज यूज होती है रेडियोथेरेपी में। दूसरा अगर हमें पॉलिथीन से क्या बनाना हो इथाइलिन, या फिर हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करना हो,
या फिर हमने फूड को प्रिजर्व करना हो, क्योंकि जो सॉफ्ट गामा रेज होती है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं। या फिर हम ये क्यों यूज करते हैं बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज में सबसे पहले इसकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, कितनी रेंज है बेटा, 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सोर्स क्या है, सोर्स है इसका सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एकदम सडनली डी एक्सेलरेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है बेटा, कहाँ कहाँ यूज होती है, सबसे पहले तो मेडिकल में हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं तब। दूसरी चीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टडी के लिए। तीसरी चीज बेटा अगर हमें कहीं पे फॉल्ट वगैरह डिटेक्ट करना हो तो वहां पे यूज होती है। चौथी चीज कि अगर हमारे जो स्मगलर्स होते हैं उनके पास हमें गोल्ड डायमंड वगैरह वो सब चेक करना हो तो वहां पे यूज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁷ से लेके 1.5 इंटू 10⁻⁻⁷ तक। अब इसका सोर्स क्या है बेटा, सोर्स कब प्रोड्यूस होती है, ये हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में प्रोड्यूस होती है। यूजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो है फूड प्रिजर्वेशन में। दूसरा क्या है कि अगर हमें इनविजिबल राइटिंग्स या फिर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हो ऐसे या फिर फिंगरप्रिंट्स उनकी स्टडी में यूज होता है। और तीसरी चीज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी में। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो विजिबल लाइट। विजिबल लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण तो हम लोग सब चीजें देख पाते हैं ना, विजिबल लाइट के कारण ही। चलो वेवलेंथ रेंज कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻⁷ से 4 इंटू 10⁻⁷ तक। सोर्स क्या है बेटा, एक्साइटेड एटम्स जो होंगे आयोनाइज्ड गैस में उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होगी। और इसके यूजेस क्या क्या होंगे, एक तो वही कि इसके कारण हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। दूसरा क्या बेटा, इट कैन कॉज दी केमिकल रिएक्शंस। चलो आगे देखो इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स के लिए सबसे पहले इसकी वेवलेंथ रेंज याद कर ली, 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर से कहाँ तक है, 10⁻⁻6 मीटर तक। ठीक है, और सोर्स क्या होता है बेटा इंफ्रारेड बॉडीज का, इंफ्रारेड वेव्स का क्या सोर्स है, हॉट बॉडीज या फिर हमारे मॉलिक्यूल्स। चलो अब यूजेस देखते हैं बेटा इंफ्रारेड वेव्स के क्या क्या होंगे, इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ द टीवी और वीसीआर। आपने देखा जब कभी रिमोट चलाते हैं तो टीवी के जब रिमोट हम ऑन करेंगे कुछ भी तो उसमें रिमोट में आगे एक रेड सी लाइट नहीं जलती है, वो इसी के कारण होता है, इंफ्रारेड वेव्स के कारण। और दूसरा हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म। तीसरी चीज कि जो हमारी फोटोग्राफी है उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है। नेक्स्ट देखो बेटा इंफ्रारेड लैंप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर कंप्लेंट, और किस लिए यूज होता है, इन द रीडिंग ऑफ द सीक्रेट राइटिंग्स। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में वेवलेंथ रेंज क्या है बेटा, 0.3 मीटर टू 10⁻⁻³ मीटर। कब प्रोड्यूस होता है बेटा, ऑसिलेटिंग करंट इन दी स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। और यूजेस क्या क्या है, इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, इन द रेडार सिस्टम ऑफ द एयरक्राफ्ट नेविगेशन। दूसरी चीज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम। और तीसरी चीज किस में यूज होती है, माइक्रोवेव अवर्स में। ठीक, चलो अब लास्ट आ गया हमारा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रेंज कितनी है, 600 मीटर टू 0.1 मीटर। ठीक है, और कब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस इन द कंडक्टिंग वायर। और इसके यूजेस क्या क्या है बेटा, रेडियो वेव्स है तो सबसे ज्यादा तो हमें पता ही है किसमें, रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में। और दूसरी चीज किसमें, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ा है, ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसमें जितनी भी वेव्स थी उन सबका सोर्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उनके यूजेस ये सारे याद कर लेना है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाँ इस वाली वेव के ये कहाँ पे यूज होती है, रेडिएशन ऐसे करके बताना होता है। या फिर बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो हमें देगा कि हमें रेडार सिस्टम में कौन सी वेव यूज होगी, नाम बताओ। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या गिवन है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद वेवलेंथ दिस λ1 सुटेबल फॉर द रेडार सिस्टम। देखो वही आ गया रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, माइक्रोवेव्स। ठीक है,
दूसरा क्या लिखा है बेटा, λ2 इज यूज टू किल जर्म्स इन द वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर तो सबको पता है कहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इज यूज टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी इन द रनवेज ड्यूरिंग फॉग एंड द मिस्ट कंडीशन। फॉग एंड मिस्ट कंडीशन पे कौन सी यूज होती है, इंफ्रारेड। और आगे क्या बोला है बेटा, कि हमने इन वेवलेंथ को अरेंज करना इन दी असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की, फिर अल्ट्रावायलेट की, और फिर इंफ्रारेड की। इज इट क्लियर? इस चैप्टर से अधिकतर ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने ना बेटा इसमें सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर जो भी आए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करा नहीं रही हूँ क्योंकि आपने अभी पीछे जो मैंने पॉइंट्स कराए हैं बस उसमें से याद करके नाम लिखने की कौन सी वेव कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन कर जरूर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं लगेगा कि क्या क्या चीज एग्जाम में आती है। ये सारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हर एक एक क्वेश्चन करना है। जो ना होगा मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। और ये भी क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सिर्फ 6 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस कर लेना। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं करवाया है, क्योंकि अभी जो पीछे बताया वही सब है कि रेडियो एक्टिव डिके में कौन सी वेव आएगी और रैपिड एक्सेलरेशन के कारण, ये वही सब है जो अभी हमने पीछे करा था, ठीक है। चलो, इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 8 वन शॉट में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स में, और अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं सारा सॉल्यूशन या जो भी चीज़ होगी आपको एक अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।